अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ ऑर्थोपेडिक नर्सिंग है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही आसान है समझने के लिए। लेकिन आपने ऐसा करना है कि आपने जो है लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको लेक्चर्स के दौरान बताऊंगा, तो आपने जो है उसको अपने साथ नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको जो है फिर आसानी हो जब भी आप इसको फिर रिवाइज करें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने स्प्रेन तक इस यूनिट को डिस्कस कर लिया था। स्प्रेन को डिस्कस करते हुए हमने ये बात की थी कि स्प्रेन जो है ये यूजुअली हमारे साथ एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे साथ जो लिगामेंट्स होते हैं, जो इसने बोन टू बोन कनेक्शन बनाया हुआ होता है, तो ये लिगामेंट जो है ड्यू टू सम रीज़न सम काजेज़ ये लिगामेंट्स क्या हो जाती है, इसमें टेयरिंग हो जाती है, ये लिगामेंट जो है पड़ जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो इस लिगामेंट्स में टेयरिंग होने की वजह से जो इंडिविजुअल होते हैं, जो इफ़ेक्टेड लोग होते हैं, इफ़ेक्टेड पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए फिर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को मैनेज करना और उसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ से फिर महरूम हो जाते हैं। तो इस डिसऑर्डर को जो है हमने काफ़ी डिटेल के साथ पिछले पार्ट 1 में जो है डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। यहाँ पर हमारे साथ जो अफेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं वो टेंडेंट होते हैं, ठीक है। स्प्रेन में जो हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू इफेक्टेड थे वो हमारे साथ लिगामेंट थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ इफेक्टेड टिश्यू होते हैं कनेक्टिव, वो हमारे साथ टेंडन होते हैं। टेंडन जो है ये असल में बोन टू मसल्स कनेक्शन बनाती है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लिगामेंट जो है ये बोन टू बोन कनेक्शन को बनाती है और टेंडन जो है ये बोन टू मसल्स कनेक्शन को बनाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अब हम यहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हमारे साथ एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारे साथ जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसे हम टेंडन कहते हैं, तो इस टेंडन की क्या हो जाती है, इस टेंडन की टेयरिंग हो जाती है। ये टेंडन जो है ये रप्चर हो जाते हैं, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स टू बोन कनेक्शन जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जब मसल टू बोन कनेक्शन ख़त्म होता है तो ज़ाहिरी बात है फिर उस एरिया में जो मूवमेंट है वो इफ़ेक्टिवली नहीं होती और बिल्कुल जो है वो एरिया इमोबलाइज हो जाती है। लोगों के लिए फिर हरकत करना उस एरिया के ज़रिए मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को स्ट्रेन कहते हैं। अ स्ट्रेन इज़ अ पुलिंग और टेयरिंग ऑफ अ मसल, अ टेंडेंट और बोथ, ठीक है। स्ट्रेन ये हमारे साथ एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो मसल्स होते हैं और जो टेंडन होते हैं इसमें टेयरिंग आ जाती है। टेयरिंग से मुराद ये है कि इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है, ये मसल्स और टेंडन इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो कनेक्शन होता है बोन टू मसल्स वो ख़त्म हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को स्ट्रेन कहते हैं। अब ये स्ट्रेन किस वजह से काज होती है इसको अब हम डिस्कस करेंगे। अ स्ट्रेन अकर बाय ट्रॉमा, ओवर यूज और ओवर एक्सटेंशन ऑफ अ जॉइंट। स्ट्रेन के काज होने के जो मेजर वजूहात है उसमें हमारे साथ पहले नंबर पर ट्रॉमा आता है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रॉमा के हमारे साथ बहुत सारे अकसाम हैं, जिसमें हमारे साथ रोड ट्रैक एक्सीडेंट आ जाता है जिसको हम सिंपली RTA कहते हैं। इसके अलावा कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से जो है हैवी चीज़ को जो है लेफ़्ट अप कर लेता है, उसको उठाता है, तो इस वजह से उसके जो मसल्स होते हैं, जो टेंडेंस होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जो है
प्रेशर आ जाता है और ये प्रेशर जो है उस टेंडेंस की जो बर्दाश्त होती है, जो लिमिट होती है, उससे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये मसल्स जो है इसमें ब्रेक डाउन आ जाती है। इसके अलावा ओवर यूज़, एक मसल्स के बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से भी वो मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं और वीक होने की वजह से वो फिर क्या हो जाते हैं, उसमें टेयरिंग आ जाती है। इसके साथ साथ हमारे साथ जो जॉइंट्स होते हैं, जो उस एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जब एक्सटेंशन हो जाती है, ओवर एक्सटेंशन हो जाती है, लिमिट से बढ़कर जब एक्सटेंशन होती है, ज़ाहिरी बात है जब आप किसी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा उसको खींचते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर वो क्या होती है, वहाँ पर फिर ब्रेक डाउन होती है। तो इसी तरह से जब जॉइंट में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंशन हो जाती है तो ओवर एक्सटेंशन की वजह से जो कनेक्शन होता है बोन टू मसल्स वो ख़त्म हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, तो इस वजूहात की वजह से जो है स्ट्रेन जो है ये काज होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली स्ट्रेन मसल्स आर द बैक मसल। अब यहाँ पर हमारे साथ जो मोस्ट कॉमनली मसल्स इफेक्ट होते हैं तो वो हमारे साथ बैक मसल्स है। ठीक है, मसल स्ट्रेन आल्सो अकर इन अदर स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा जो मसल स्ट्रेन है ये दूसरे स्केलेटल मसल्स में भी काज हो सकता है। इसमें हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन साइड्स है जहाँ पर स्ट्रेन के काज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें एक हमारे साथ हैमस्ट्रिंग आ जाता है, इसके साथ साथ क्वाड्रिसेप्स आते हैं एंड द काल्फ मसल्स आते हैं। अब ये हैमस्ट्रिंग्स क्या है, क्वाड्रिसेप्स कौन से एरियाज है और काफ मसल्स कौन से है, इसको जो है आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपको स्ट्रेन और स्प्रेन के दरमियान डिफ्रेंशिएशन की गई है। अब अगर हम पहले नंबर पर स्ट्रेन को देखें तो स्ट्रेन का मैंने आपको कहा था कि ये यूजुअली हमारे साथ बोन टू मसल्स कनेक्शन होता है। बोन और मसल्स के दरमियान जो टिश्यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए एक कनेक्शन बना हुआ होता है तो उस टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, उस टिश्यूज़ को हम टेंडन कहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पर्पल लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये असल में हमारे साथ टेंडन है। ठीक है, जिसने मसल्स और बोन के दरमियान कनेक्शन को बनाया हुआ होता है। अब जब ये मसल बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन होती है, बहुत ज़्यादा खींचे जाते हैं, तो ये टेंडन जो है होते हैं ये क्या हो जाते हैं, इसमें टेयरिंग काज हो जाती है और इसी तरह से ये टेंडन जो है ये ब्रेक डाउन इसमें काज हो जाती है और इसी तरह से कनेक्शन मसल टू बोन वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से अगर हम स्प्रेन की बात करें तो स्प्रेन का मैंने आपको बताया था कि स्प्रेन में हमारे साथ जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसको हम लेगामेंट्स कहते हैं और ये लेगामेंट्स जो है बोन टू बोन कनेक्शन को बनाती है। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पर कहीं भी मसल्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे, आपको सारे इर्द गिर्द जो है इस लिगामेंट्स के इर्द गिर्द बोन ही बोन दिखाई दे रहे होंगे। तो ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये बोन टू बोन कनेक्शन बनाती है। अब जब इस बोन्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है या इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन होती है या कंट्रैक्शन होती है तो ये कनेक्शन जो है ये टूट जाता है और फिर इस एरिया में मूवमेंट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें स्ट्रेन की तो इसमें हमारे साथ पहले नंबर पर ब्लीडिंग आती है। ब्लीडिंग में हमारे साथ इक्कीमोसिस हो सकता है। इक्कीमोसिस से मुराद ये है कि खून जो है वो जम जाता है, जो एरिया इफ़ेक्ट हुई होती है तो वहाँ पर जो है इनसाइड इफेक्टेड एरिया वहाँ पर जो है खून जम जाता है। इसके अलावा हेमरेज एरिया, हेमरेजिक एरिया से मुराद ये है कि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और वहाँ पर जो इफेक्टेड एरिया होती है उसके इर्द गिर्द ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो ब्लीडिंग विल बी प्रेजेंट इफ़ अ मसल्स इज टर्न, अगर मसल जो है वो टर्न हो जाए, ठीक है, वहाँ पर टर्निंग आ जाए बहुत ज़्यादा, तो
इस वजह से वहाँ पर फिर ब्लीडिंग काज होगी। इसके साथ साथ आपको जो है इफेक्टेड एरिया में पेन और टेंडरनेस जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो इफेक्टेड एरिया होती है वहाँ पर मोशन जो है वो लिमिटेड हो जाती है, मतलब रेंज ऑफ मोशन जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ इफेक्टेड एरिया में स्वेलिंग काज हो जाती है और वो मसल ज़ाहिरी बात है वो वीकनेस का शिकार हो जाती है। तो ये साइन सिम्टम्स जो है आपको स्ट्रेन के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि हम किस तरह से इसको डायग्नोस करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को जो है इसको स्ट्रेन हुई है, तो डायग्नोस करने के लिए हमारे साथ कुछ मेथड है, जिसमें पहले नंबर पर हम क्या करते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ ओवर एक्सटेंशन या द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग एंड पेन में इंडिकेट अ स्ट्रेन हैज़ अकर्ड। सबसे पहले हम अपने पेशेंट, अपने क्लाइंट से हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में हम उनसे पूछेंगे कि आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया हुआ जिससे आपके जो मसल है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हुए हो, ठीक है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन आई हुई हो। तो इस तरह की हिस्ट्री हमने उनसे लेनी है। इसके साथ साथ हमने उनके जो इफेक्टेड एरिया होते हैं तो उसको हमने इंस्पेक्ट करने हैं, मतलब उसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, उसको हमने चेक करना होता है, देखना होता है कि वहाँ पर जो है सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग तो नहीं आई हुई, या वहाँ पर जो है हम उस इफेक्टेड एरिया को थोड़ा सा पल्पेट करते हैं, उसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं और देखते हैं कि उस एरिया में जो है पेशेंट को कंप्रेस करने से पेन तो महसूस नहीं हो रहा। अगर स्वेलिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ में स्वेलिंग हुई हो और कंप्रेशन के साथ साथ पेन महसूस होता हो पेशेंट को, तो इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट को स्ट्रेन हुई है, उसके जो टेंडेंट है वो इफेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसका मैंने आपको बताया, और एक्सरेज हम करते हैं स्ट्रेन के पेशेंट के लिए। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में ज़ाहिरी बात है हमारे साथ जो है स्वेलिंग हुई होती है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है, तो इन्फ्लेमेशन के लिए हम उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देते हैं, जिसमें हमारे साथ एनसेड, जिसे हम नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, तो वो हमारे साथ कॉमन होते हैं, ठीक है। और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको उसकी जो डिस्कम्फर्टमेंट है उसको हम क्या करें, उसको हम ख़त्म करें और पेशेंट जो है अपने आप को कंफर्ट महसूस करे। व्हेन स्पाज़म इज़ प्रेजेंट, इसके अलावा अगर स्पाज़म जो है वो हुआ हो पेशेंट को, स्पाज़म ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें जो मसल होते हैं वो इनवॉलेंट्री कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन की वजह से एक कंडीशन अराइज होती है जिसको हम स्पाज़म कहते हैं, ठीक है। तो अगर स्पाज़म हुई हो तो स्पाज़म के लिए फिर हम उनको मसल रिलैक्सेंट देते हैं, जिसके ज़रिए उनका जो मसल्स है वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं और वो कंट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ अगर नर्सिंग इंटरवेंशन की डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइस करते हैं। राइस में सबसे पहले आर स्टैंड फॉर रेस्ट, आई स्टैंड फॉर आइस, ठीक है, सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन एंड ई स्टैंड फॉर एलिवेशन, ठीक है। तो हमने इस मेथड को फॉलो करना है। व्हेन कंप्रेशन इज़ यूज, अब जब हम कंप्रेशन को यूज़ करते हैं, कंप्रेशन मेथड को यूज़ करते हैं, तो जो इफ़ेक्टेड एरिया होता है तो उस इफ़ेक्टेड एरिया के जो डिस्टल पार्ट होते हैं, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने चेक करने हैं कि वहाँ पर जो है पेशेंट को सेंसेशन महसूस हो रही है या नहीं, पेशेंट जो है वो चीज़ों को महसूस कर रहा है या नहीं। और इसके साथ साथ उस एरिया की हमने सर्कुलेशन को भी देखनी है कि वहाँ पर जो है सर्कुलेशन हो रही है या नहीं, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है या नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ हीट कैन बी अप्लाइड आफ्टर 48 आवर्स। 48 आवर्स के बाद हमने क्या करना है, उस इफेक्टेड एरिया को हीट जो है वो प्रोवाइड करना है। मतलब अगर पश्तो में हम कहें तो उनको हमने क्या देना है, टकोर देना है, ठीक है। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। इसके साथ साथ हमने जो है पेशेंट को टाइम देना है, उनको जो है आराम का कहना है, क्योंकि जब वो आराम करेगा तो उसके जो इफेक्टेड मसल्स होंगे, इफेक्टेड पार्ट होंगे, तो वो जल्द से जल्द क्या होंगे, हील अप होंगे, जल्द से जल्द ठीक होंगे। द पेशेंट इज़ कॉशन अगेंस्ट री इंजरी। इसके अलावा पेशेंट को जो है ख़बरदार किया जाता है कि आपको ये इंजरी दोबारा भी हो सकती है अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपना इलाज नहीं किया और अपना ख्याल नहीं रखा तो।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं दूसरे डिसऑर्डर की तरफ। दूसरा जो डिसऑर्डर है ये हमारे साथ कहलाता है बुर्साइटस। बुर्साइटस किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, जो कि आपको यूजुअली एल्बो का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। वैसे तो बुर्साइटस के डिफरेंट एरियाज हैं हमारे साथ, लेकिन जो मेजर एरिया है वो क्या है? वो एल्बो है, ठीक है। और एल्बो जो है ये मेजरली ऑब्जर्व किया जाता है कि वहाँ पर बुर्साइटस जो है वो काज हुआ होता है। सो एल्बो में हमारे साथ जो एरिया होता है जिसने जॉइंट को कवर किया होता है, तो ये एरिया हमारे साथ एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बेग की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो मौजूद होते हैं, ठीक है। जॉइंट का एक एरिया होता है जिसने जॉइंट को कवर किया होता है। तो इस एरिया में जब इन्फ्लेमेशन काज होती है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? बुर्साइटस कहते हैं। और इस एरिया को यूजुअली क्या कहते हैं? इस एरिया को यूजुअली बर्सी कहते हैं, ठीक है, या बुर्सा, सिंगुलर बुर्सा कहते हैं, ठीक है। बुर्साइटस क्या है? बुर्साइटस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सी, प्लूरल के लिए बर्सी है और सिंगुलर के लिए बर्सा है, ठीक है। सो बुर्साइटस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सी, द सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट लाइन फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। बुर्साइटिस ये यूजुअली हमारे साथ वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो बर्सी होते हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट में हमारे बर्सी मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर जब इन्फ्लेमेशन काज होती है तो इसको हम बुर्साइटिस कहते हैं। बर्सी क्या है? बर्सी ये असल में हमारे साथ सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसने फ्रीली मूवेबल जॉइंट को कवर किया होता है, ठीक है। तो इस सेक लाइक स्ट्रक्चर में जब इन्फ्लेमेशन काज होती है, इसके इन्फ्लेमेशन के हमारे साथ बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जब काज होती है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? बर्साइटस कहते हैं या बुर्साइटस कहते हैं। It occurs from injury or overuse and often appear when a person has engaged in an unaccustomed activity, ठीक है। बुर्साइटिस कैसे काज होता है? बुर्साइटिस के काज होने की पहली वजह यह है कि अगर आपको उस एरियाज में इंजरी हो जाए तो इंजरी के होने की वजह से बुर्साइटिस जो है ये काज हो सकता है, या आप उन एरियाज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ये बुर्साइटिस काज हो सकता है। कैसे और यूज़ की वजह से काज हो सकता है? डियर स्टूडेंट्स, आप दोस्तों ने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप मिसाल के तौर पर स्कूल्स या कॉलेजेस में बैठे हुए होते हैं तो आप लोगों ने जो है हैंडल पर अपना जो एल्बो है इसको रखा हुआ होता है, और चेयर के हैंडल से की सहारे जो है आपने अपने एल्बो को जो है वहाँ पर रखा हुआ होता है। तो बहुत ज़्यादा उसको रखने की वजह से और उस पर अपने आप को जो है आप लोगों ने बैलेंस किया हुआ होता है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने एल्बो को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बर्सी कहते हैं प्लूरली, तो वो सेक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? वो इंजर्ड हो जाता है, और ज़ाहिर बात है इंजरी की वजह से फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बुर्साइटिस कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि नॉर्मल ना हो और बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एबनॉर्मली ज़्यादा कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी बुर्साइटिस काज हो सकता है। सच इज़ शोल्डर बुर्साइटिस। शोल्डर बुर्साइटिस कब काज होता है? जब आप गार्डन में जो है जिन चीज़ों को उगा रहे होते हैं या चीज़ों को जो है उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको आप उगा रहे होते हैं, ठीक है, गार्डन में, तो जाहिर बात है उसके लिए आप बेलचा वगैरह मारते हैं, ठीक है, उसके लिए आप खुदाई करते हैं। तो खुदाई के दौरान आपके जो शोल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, शोल्डर मसल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वहाँ पर हमारे साथ जो बर्सी मेम्ब्रेन होते हैं तो वो ओवर यूज होने की वजह से इन्फ्लेमेशन वहाँ काज हो जाती है। तो फिर हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बुर्साइटिस कहते हैं। बुर्साइटिस में अकर इन एनी हैवीली यूज जॉइंट। बुर्साइटिस जो है ये कोई भी हैवीली जॉइंट को यूज़ करने की वजह से काज हो सकता है। अब
हैवीली यूज जॉइंट हमारे साथ कौन से है या हैवी जॉइंट्स कौन से हैं हमारे साथ। इसमें हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन हैवी जॉइंट है इसमें हमारे साथ एल्बो आता है, शोल्डर्स आते हैं, हिप आते हैं और नी आते हैं। तो ये हैवी जॉइंट्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रेशर को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। तो इसको ओवर यूज़ करने की वजह से बुर्साइटिस काज हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको डिफरेंट एरियाज के जो है वो डायग्राम यहाँ पर दिखाए गए हैं जहाँ पर जो है बुर्साइटिस मोस्ट कॉमनली काज होता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लिग की बात करें तो लिग में हमारे साथ जो दो जॉइंट्स आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है, एक फीमर और दूसरा हमारे साथ जो क्या है पेटिला है। पेटिला का जो बोन है, जहाँ पर जो जॉइंट बोन एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, तो इनके दरमियान क्या होता है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बर्सी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बर्सी में इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस आम में देखें तो आम में आपको ये वाला जो पिंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पिंक एरिया है और ये वाले जो पिंक एरियाज है, ये असल में हमारे साथ सेक लाइक स्ट्रक्चर है, बर्सी है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने की वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, जिसको फिर हम क्या कहते हैं, बुर्साइटिस कहते हैं। जैसे कि आप इस एरिया को देख सकते हैं, ठीक है। इसने क्या किया हुआ है, इसने जो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इसके ओवर यूज़ की वजह से इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है। जैसे कि अगर आप हिप में जो हिप बोन्स में देखें तो हिप बोन में भी हमारे साथ यहाँ पर जो है ये बर्सी मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये पिंक कलर में जो यहाँ पर मौजूद है, लाइट पिंक में। तो इसको असल में क्या कहते हैं, इसको असल में बर्सी कहते हैं। इसके ओवर यूज़ की वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन काज होती है, और जब इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है तो इस कंडीशन को फिर हम बुर्साइटिस कहते हैं। साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो साइन सिम्टम्स में हमारे साथ लोकलाइज जहाँ पर बुर्साइटिस काज हुआ होता है तो वहाँ पर आपको टेंडरनेस जो है देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक एचिंग पेन आपको जो है वो महसूस होगी। दैट इज़ लोकलाइज टू द जॉइंट, जो कि ज़्यादातर जॉइंट एरियाज पर मौजूद होती है, ठीक है। एंड इज एक्जरबेटेड बाय एक्टिविटी ऑफ द जॉइंट, और ये पेन जो है ये तब इंक्रीज होता है जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं उस इफेक्टेड जॉइंट के ज़रिए, तो इस पेन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसके साथ साथ स्वेलिंग भी जो है उस इफेक्टेड एरिया में मौजूद होती है, वो एरिया जो है स्वेल भी हो चुकी होती है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसको डायग्नोस करने के लिए हम इंजरी की हिस्ट्री लेते हैं कि इंजरी इनको किस तरह से हुई थी। इसके साथ साथ उनकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन के ज़रिए हम पूरी बॉडी को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर स्वेलिंग हुई है, कौन कौन सी जगहों पर जो है रेडनेस काज हुई है, कौन कौन सी जगहों पर जो है पेन काज हो रहा है, पल्पेशन, अगर हम पल्पेट करें उन एरियाज़ को, ठीक है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर करते हैं इन इफेक्टेड एरिया को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए। ट्रीटमेंट, बुर्साइटिस की जो ट्रीटमेंट है यूजुअली हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन काज हुआ होता है। इसके साथ साथ हम कॉर्टिसोन्स इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। बुर्सा जो मेम्ब्रेन होता है उसमें हम एक कॉर्टिसोन इंजेक्शन को लगवाते हैं, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, रेस्ट द जॉइंट बाय अल्टरिंग एग्रीवेटेड एक्टिविटी एंड आइस मसाज एंड कंप्रेशन रेप इफ देयर इज सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, ठीक है। अब नर्सिस का काम ये होता है कि नर्सिस जो है उन जॉइंट को क्या करते हैं, उन जॉइंट को इमोबलाइज कर लेते हैं। इमोबलाइज इसलिए कर लेते हैं कि वो जॉइंट जो है ज़्यादा यूज़ ना हो और उस जॉइंट को जो है थोड़ा सा सुकून मिले, उसको थोड़ा सा आराम मिले। तो इससे जो है वो एरिया जो है जो इफ़ेक्ट हुआ होता है, इफ़ेक्ट हुई होती है, तो वो एरिया जो है फिर ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ हम आइस पैक देते हैं, मसाज करते हैं उसके लिए, और कंप्रेशन उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन देते हैं अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ में स्वेलिंग हुई हो।
इफ़ दीज मेन्यूर प्लस टाइम, इस मेन्यूर के साथ साथ हम उनको टाइम दें और इसके बावजूद वो ठीक ना हो जाए, ठीक है, सिम्टम जो है वो ठीक ना हो जाए, तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने कार्टिसोन इंजेक्शन जो है वो लगवाना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं तीसरे डिसऑर्डर की तरफ। इस पार्ट 2 के तीसरे डिसऑर्डर की तरफ आते हैं जो कि हमारे साथ कार्पल टनल सिंड्रोम है। कार्पल टनल सिंड्रोम की अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको तारीफ करूं तो कार्पल टनल सिंड्रोम डियर स्टूडेंट्स, असल में ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो हाथ है ये अक्सर औकात जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है और बिल्कुल जो है ऐसा हो जाता है जिसमें हमें जो है खारिश खारिश महसूस होती है और बाज़ औक़ात पश्तों में ऐसे ऐसे बुलाते हैं कि मेरे हाथ में जो है मैगी मैगी हो रहा है। ठीक है, या नमनेस जिसे हम कहते हैं, तो नमनेस इसमें काज हो जाती है। तो जब नमनेस काज होती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ये यूजुअली हमारे साथ एक नर्व डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो नर्व होता है वो कंप्रेस होने की वजह से, डिकम्प्रेस होने की वजह से इस कंडीशन को एराइज करती है, मतलब हाथों में मैगी मैगी को पैदा करती है और फिर लोगों को अपने हाथ जो है ऐसे फील होते हैं जैसे कि उनके हाथों पर जो है चूंटियाँ जो है वो चलती फिर रही होती है या चूंटियाँ जो है वो उसको काट रही होती है। तो इस तरह से लोगों को महसूस होता है। तो इस कंडीशन को कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, carpal tunnel syndrome is a nerve problem that occurs when the medial nerve is compressed as it passes through the carpal tunnel in the rest। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि ये हमारे साथ एक नर्व डिसऑर्डर होता है, एक नर्व प्रॉब्लम होता है जिसमें हमारे जो मीडियल नर्व होते हैं जो कि हमारे कार्पल टनल से पास होकर ब्रेस्ट की तरफ जाते हैं, तो वो मीडियल नर्व क्या हो जाते हैं, वो मीडियल नर्व कंप्रेस हो जाते हैं किसी वजह से। तो उसके कंप्रेस होने की वजह से एक कंडीशन एराइज होती है, एक सिचुएशन जो है वो एराइज होती है जिसको फिर हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। Repetitive movement of the hands and wrists, particularly with constant flexion of the wrist, are contributing causes। ठीक है, अब ये कार्पल टनल सिंड्रोम किस वजह से काज होता है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम की काज होने की जो वजह है उसमें पहली वजह हमारे साथ ये है कि जब हम अपने हैंड या रिस्ट को बार बार जो है एक मूवमेंट बार बार उसको रिपीट कर रहे होते हैं, एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर अगर हमने अपने रिस्ट को जो है फ्लेक्शन मोड में रखा होता है, एक बहुत टाइम के लिए उसको हमने फ्लेक्स रखा हुआ होता है, तो जो नर्व होते हैं तो वो नर्व सिग्नल जो है वो फिर आगे पास नहीं होते, जिसकी वजह से एक कंडीशन जो है वो राइज हो जाती है और मीडियल नर्व जो है वो कंप्रेस रहते हैं। तो कंप्रेस रहने की वजह से ये कंडीशन राइज हो जाती है जिसको फिर हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। सच मूवमेंट्स अकर इन सर्टन टाइप ऑफ फैक्ट्री वर्क एंड इन कंप्यूटर कीबोर्डिंग। ठीक है, अब इस तरह के मूवमेंट जो है आपको कुछ ख़ास किस्म के काम करने के दौरान जो है देखने को मिलेंगे, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या वो लोग जो कि कंप्यूटर के आगे सारा दिन बैठे हुए होते हैं और कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो उनके जो हैंड की पोजीशन होती है उसको आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही पोजीशन में उन्होंने हाथों को रखे होते हैं और बस वो सिर्फ फिंगर्स को हिला रहे होते हैं, ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ये काज हो सकता है। समटाइम देयर इज़ नो नोन काज, और बाद औक़ात इसकी कोई असल वजह नहीं होती कि किस वजह से ये कार्पल टनल सिंड्रोम काज हुआ है। साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस वजह से पेन जो है पेशेंट को महसूस होगी, इसके साथ साथ नमनेस जो है उनको महसूस होगी। नमनेस का आपको पता है जिसे हम मैगी मैगी कहते हैं कि यार मेरा जो हाथ है ये मैगी मैगी फील हो रहा है, या मेरा जो पाँव है, पश्तो में इसे हम सिंपली कहते हैं कि यार लास में उधर शविदा या फा में उधर शविदा नो दी दवजी चिदे लास बानी दसे खारख राशि तो ये मैगी पी गजी या मैगी पी चिदे चक्कू न लागे या पा बानी दसे खारख और दर्द राशि चिमुंगा ब्या आगा न चिदे हरकत नशु कोले फा नशु ख्वाजोले पेश लास नशु ख्वाजोले यो सो मेंटो दा पारा या यो सो सेकंड्स दा पारा देना फर्स्ट चिदे ब्या जमुंगा दा लास फा चिदे दा पला समशी पेश नो देता सवई देता नामने सोई एंड टिंगलिंग
टिंगलिंग ऑफ द हैंड पार्टिकुलरली एट नाइट, और ख़ास तौर पर टिंगलिंग ऑफ द हैंड पलास की चीज़ें टिंगलिंग की टिंगलिंग न मुराद दादे ची मीगी मीगी चीज़ें पलास की महसूस कीगी, और ख़ास तौर पर दावत आसुता दशपी टाइम की चीज़ें दसी दागा चीज़ें महसूस कीगी बरता सहीदा। डायग्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस में हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं एंड पॉसिबली इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी ये हमारे साथ एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, हम मसल्स को, जो मसल्स की एक्टिविटी है उसको हम चेक करते हैं। मसल्स में जो नर्व एक्टिविटीज़ होती है तो उन नर्व एक्टिविटीज़ को हम इनसाइड मसल या थ्रू मसल्स जो है वो मेजर करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। टू रूल आउट अदर काजेज ऑफ सिम्टम्स, ये इसलिए हम करते हैं ताकि हमें इस डिसऑर्डर के जो दूसरे वजूहात है उसके बारे में हमें पता चल सके। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में ज़ाहिर बात है हम क्या करते हैं, अपने जो इफ़ेक्टेड एरिया है उसको हम रेस्ट देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम स्प्लिंटिंग करते हैं। स्प्लिंटिंग ये हमारे साथ एक ऑर्थोपेडिक मेडिकल डिवाइस है जिसके ज़रिए हम अपने इफ़ेक्टेड बॉडी पार्ट को क्या कर लेते हैं, उसको हम इमोबलाइज कर लेते हैं और इसके ज़रिए हम उन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको हम स्प्लिंटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। चेंजिंग द एंगल ऑफ द रेस्ट ड्यूरिंग रिपीटेटिव मूवमेंट, रिपीटेटिव मूवमेंट्स के दौरान अपने एंगल की जो अपने रेस्ट की जो एंगल है उसको हम तब्दील करते रहते हैं। इसके साथ साथ हम स्टेरॉइड इंजेक्शन जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देते हैं। इफ़ द सिम्टम्स आर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर ये अलामा जो है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहे तो इस वजह से हमारे जो मसल्स है उसके शेप में फिर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, उस मसल एट्रोफी जो है वो काज हो जाती है। इफ़ सेंसरी लॉस इन द फिंगर्स एंड हैंड इज़ प्रोग्रेसिव, इसके अलावा अगर हाथों में और उंगलियों में जो सेंसरी परसेप्शन है, ठीक है, जो चीज़ों को सेंस करने की, चीज़ों को महसूस करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए गायब रहे, तो हमारे साथ ये कंडीशन फिर प्रोग्रेसिव हो जाती है और इसको ठीक करने के लिए फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जिकल डीकम्प्रेशन ऑफ द मीडियल नर्व बाय ट्रांसेक्शन ऑफ द कार्पल लिगामेंट्स इज परफॉर्म। इसी तरह से फिर हम सर्जरी के ज़रिए क्या करते हैं, डिकम्प्रेशन करते हैं। चूँकि मीडियल नर्व कंप्रेस हुआ होता है तो उस मीडियल नर्व को हमने कंप्रेस होने से रोकना होता है और उस कंप्रेशन को हमने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, जिसे हम डीकम्प्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो सर्जरी के ज़रिए फिर हम इन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर हमारे साथ जो येलो कलर में आपको क्या कहते हैं, वेसल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये असल में हमारे साथ मीडियल नर्व होता है और ये वाला जो एरिया है ये हमारे साथ कार्पल का एरिया है। यहाँ पर हमारे साथ क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे साथ ये नर्व, मीडियल नर्व क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस होने की वजह से फिर ये हमारा जो हथेली होती है, हमारे हाथ की जो हथेली होती है ये बिल्कुल सेंसलेस हो जाती है। इसके ज़रिए फिर हम चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते कुछ टाइम के लिए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम कहते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हम पोस्ट ऑपरेटिवली ऑपरेशन के बाद फिर हम ब्लड फ्लो को जो है उसको हम देखते हैं कि आया ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो रही है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम उस एरिया के कलर को देखते हैं, ठीक है, स्किन कलर को देखते हैं। अगर स्किन कलर नॉर्मल है तो मतलब सर्कुलेशन नॉर्मल है। अगर स्किन कलर में पेलनेस है, येलोनेस है, तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, ठीक है। वार्म ऑफ द फिंगर टिप एंड कैपिलरी रिफिल्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ब्लड फ्लो को। आफ्टर एनेस्थीसिया हैज़ worn ऑफ, सेंसेशन ऑफ द फिंगर इज एसेस। जब हम ऑपरेशन कर लेते हैं तो ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया जब उस एरिया से ख़त्म हो जाती है तो फिर हम उन एरियाज़ की जो फिंगर्स है उसकी हमने सेंसेशन को चेक करनी होती है, ठीक है। तो सेंसेशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनके फिंगर्स को टच करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं और देखते हैं कि उनको महसूस होती है या नहीं। द wrist इज़ इमोबलाइज इन स्प्लिंट, wrist को जो है स्प्लिंट्स के ज़रिए इमोबलाइज किया हुआ होता है
द आर्म इज़ एलिवेटेड ऑन पिलो टू रिड्यूस एडिमा। इसके अलावा जो आर्म है उसको जो है पिलो के ऊपर जो है रखा हुआ होता है ताकि वहाँ पर एडिमा काज ना हो। एडिमा से मुराद एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड वहाँ पर ना हो, ठीक है। द पेशेंट इज़ वार्न टू अवॉइड हैवी ग्रिपिंग एंड पिंचिंग फॉर अप टू 6 वीक। इसके अलावा पेशेंट को जो है ये तरगीब दी जाती है, उनको जो है ये टीचिंग की जाती है कि आपने 6 हफ्तों तक किसी भी हैवी चीज़ को नहीं पकड़ना है और किसी भी चीज़ को पिंच नहीं करनी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बोन फ्रैक्चर से स्टार्ट करेंगे और बोन फ्रैक्चर को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हुई हो और आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।